जय हिंद साथियों, मैं पवन पारासर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और पिछली क्लास में हमने स्टार्ट किया था मंत्रिपरिषद, उसको आगे बढ़ाते हैं। मंत्रिपरिषद, राज्य मंत्रिपरिषद, मंत्री परिषद। इसमें जो अनुच्छेद है 163 और 164, दो अनुच्छेद पढ़ेंगे, 163 और 164। पहला अनुच्छेद लेते हैं 163। 163 में अनुच्छेद 163, इसको भी उपभागों में तोड़ते हैं। नंबर 1, 163(1) ये कहता है कि राज्यपाल जिन कार्यों को स्वयं विवेक से करेगा, उन कार्यों को छोड़कर अन्य कार्यों में सलाह और सहायता देने के लिए एक राज्य मंत्री परिषद होगी, और उसका जो प्रधान होगा वो मुख्यमंत्री होगा। उसका प्रमुख कौन होगा? मुख्यमंत्री। तो जिन कार्यों को राज्यपाल स्वयं विवेक से करेगा, उन कार्यों को छोड़कर अन्य कार्यों में सलाह और सहायता देने के लिए राज्य मंत्री परिषद होगी। राज्य मंत्री परिषद होगी जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होगा। तो देखो 163 कहता है कि जिन कार्यों को राज्यपाल स्वयं विवेक से करेगा, उन कार्यों को छोड़कर अन्य कार्यों में सलाह सहायता देने के लिए कौन होगी? मंत्री परिषद होगी। अब बात करें हम 163(2). ये क्या कहता है? देखो 163(2) ये कहता है, जो इसमें कह रहा है कि राज्यपाल जिन कार्यों को स्वयं विवेक से करेगा, तो इसमें कह रहा है कि राज्यपाल कौन सा कार्य स्वयं विवेक से करेगा, कौन सा नहीं करेगा, ये राज्यपाल का निर्णय अंतिम होगा। इसे कोई चुनौती नहीं दी जाएगी। तो राज्यपाल कौन सा कार्य स्वयं विवेक से करेगा, यह राज्यपाल का निर्णय ही अंतिम होगा।
अंतिम होगा। इसे किसी भी आधार पर चुनौती नहीं दी जाएगी। किसी भी आधार पर चुनौती नहीं दी जाएगी। देखो, अब ये है कि राज्यपाल भाई कौन सा कार्य स्वयं विवेक से करेगा, कौन सा कार्य मंत्री परिषद के परामर्श अनुसार करेगा। इसे किसी भी न्यायालय में या कहीं भी चुनौती नहीं दी जाएगी। राज्यपाल द्वारा किया गया कार्य ही क्या होगा, अंतिम होगा। राज्यपाल ने जो भी किया है वो उसका क्या होगा, अंतिम होगा। इसे चुनौती नहीं देंगे। ये कौन सा अनुच्छेद कहता है, 163(2). अब देखते हैं 163(3). देखो, ये कहता है कि जैसे राज्यपाल को सलाह देंगे मंत्री और मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री, तो न्यायालय ये जांच नहीं करेगा कि आपको क्या सलाह दी है और ये सलाह क्यों दी है, तो इसकी किसी भी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी। तो राज्यपाल को मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री द्वारा दी गई सलाह की किसी भी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि क्या सलाह दी है और क्यों दी है। तो हम देखेंगे राज्यपाल को मंत्री परिषद व मुख्यमंत्री द्वारा दी गई सलाह की या जो भी परामर्श दिया है सलाह की किसी भी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि क्या सलाह दी है, और क्यों दी है। इसे प्रसंगत नहीं किया जाएगा, इस पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया जाएगा। तो देखो 163 में 3 बात है, उनको देखते हैं। एक तो 163 कहता है कि जिन कार्यों को राज्यपाल स्वयं विवेक से करेगा उन कार्यों को छोड़कर अन्य कार्य अगर राज्यपाल जिनको स्वयं विवेक से कर रहा है उसको अन्य कार्यों में सलाह और सहायता देने के लिए कौन होगी, राज्य मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रमुख कौन होगा, मुख्यमंत्री। केवल इतनी सी बात लिख रही है। क्या लिख रही है, इतनी सी बात है कि जिन कार्यों को राज्यपाल स्वयं विवेक से करेगा उनको छोड़कर अन्य कार्यों में सलाह और सहायता देने के लिए कौन होगी, राज्य मंत्री परिषद, जिसका प्रमुख क्या होगा, मुख्यमंत्री होगा। दोस्त 163(2) कहता है कि राज्यपाल, देखो अब ये सवाल उठता है कि राज्यपाल कौन से कार्य को स्वयं विवेक से करेगा, और कौन से कार्य को वो मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार करेगा। कौन से कार्य को स्वयं विवेक से करेगा और कौन से को मंत्री परिषद। तो इस पर जो भी राज्यपाल कार्य करेगा संविधान के अनुसार वो राज्यपाल का निर्णय ही अंतिम होगा। ये राज्यपाल तय करेगा कि मुझे कौन सा कार्य स्वयं विवेक से करना है। 3 ये कहता है कि राज्यपाल को जो भी मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद सलाह देगी तो न्यायालय ये नहीं कहेगा कि आपको क्या सलाह दी है बताओ और ये सलाह क्यों दी है, इसकी किसी भी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी। ये कहता है अनुच्छेद 163। अब देखो दोस्तों, अनुच्छेद लेते हैं 164। राज्य मंत्री परिषद से मुख्यतः 2 ही अनुच्छेद हैं, बाकी और भी हैं। बात करें हम अनुच्छेद 164। अब लेते हैं साहब 164। अनुच्छेद 164 को भी हम अलग अलग भागों में बांटते हैं।
तो अनुच्छेद लेते हैं 164(1). 164(1) क्या कहता है? 164(1) कहता है 164(1) कहता है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा। तो ये क्या कहता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे। देखो, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेंगे? राज्यपाल करेंगे। तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री के कहने पर करेंगे। मुख्यमंत्री के कहने पर करेंगे। देखो, राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेंगे तथा मंत्री किसे बनाना है किसे नहीं बनाना ये निर्धारित कौन करेंगे? मुख्यमंत्री जिनकी लिस्ट भेजेंगे, जिनकी सिफारिश करेंगे, राज्यपाल उन्हें ही क्या बनाएगा? मंत्री बनाएगा। मंत्री स्वयं विवेक से नहीं बना सकता। तो क्या राज्यपाल किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना सकता है? स्वयं विवेक का प्रयोग कर सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के कई डिसीजनों में कहा गया है कि मुख्यमंत्री, राज्यपाल सबसे पहले मुख्यमंत्री किसे बनाएगा? जिसे विधानसभा में बहुमत प्राप्त हो। क्या प्राप्त हो? बहुमत प्राप्त हो। यदि किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं है तो वो चुनाव पूर्व गठबंधन, तो ऐसी स्थिति में पहली बात, अगर किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं है तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल स्वयं विवेक का प्रयोग कर सकता है। और स्वयं विवेक के सामान्यतः वो कैसे विवेक का प्रयोग करता है? सबसे पहले वो देखेगा कि चुनाव से पूर्व जो गठबंधन हुआ है उनको बुलाया जाए, या चुनाव के बाद जो गठबंधन हुआ है उसको बुलाया जाए, या जो सबसे बड़ा दल है, भले ही बहुमत प्राप्त नहीं है परंतु फिर भी सबसे बड़ा दल है, उसे मुख्यमंत्री बनाने के लिए या सरकार बनाने के लिए बुलाता है। और उसे एक निश्चित टाइम, लगभग 1 माह के टाइम के अंतर्गत उसे बहुमत सिद्ध करने के लिए बोलता है विधानसभा में। तो ऐसा नहीं है कि बहुमत पहले सिद्ध करना पड़ेगा, पहले मुख्यमंत्री बनाएगा फिर वो बाद में बहुमत सिद्ध करेगा। उसे लगभग पहले बहुत ज्यादा टाइम देते थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने कई डिसीजनों कहा है कि उसे 1 माह से कम टाइम में ही उसे बहुमत सिद्ध करवाया जाना चाहिए। तो राज्यपाल की ये स्वयं विवेक की शक्ति कब बनती है? जब बनती है जब किसी भी दल को विधानसभा में बहुमत प्राप्त नहीं हो। ऐसी स्थिति में वो अपने स्वयं विवेक का प्रयोग करता है, परंतु वो सामान्यतः जो सब गठबंधन दल के जो गठबंधन है उसको बुलाएगा, या जो सबसे बड़ा दल है उसे सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेगा। ये अनुच्छेद कौन सा कहता है? 164(1). अब इसी अनुच्छेद में है कि राज्यपाल कुछ राज्यों में एक जनजाति मंत्री की नियुक्ति करता है। वो राज्य हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा। इन 4 राज्यों में राज्यपाल एक जनजाति मंत्री, जो जनजाति मंत्री जनजातियों के लिए कल्याण, अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए कार्य करता है। तो राज्यपाल का ये विशेष अधिकार है। राज्यपाल मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ व ये ओडिशा का नाम बदल दिया है, वह झारखंड में
एक जनजाति एक जनजाति मंत्री की नियुक्ति करता है केवल 4 राज्यों के जो राज्यपाल हैं, एमपी, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड। पहले बिहार था, उसके स्थान पर अब बिहार को हटा करके छत्तीसगढ़ और झारखंड, इसका उल्लेख भी 164(1) में किया गया है कि राज्यपाल, ये इन चारों राज्यों के जो राज्यपाल हैं उनको विशेषाधिकार है कि वो छत्तीसगढ़, झारखंड, एमपी और उड़ीसा में राज्य में विधान एक जनजाति मंत्री की नियुक्ति करता है। जो जनजाति मंत्री होता है वो उस राज्य के जनजाति लोगों, अल्पसंख्यक लोगों, पिछड़े लोगों के कल्याण के लिए कार्य करता है, उनके विशेष प्रावधान करता है, वो उनकी देखरेख के लिए एक जनजाति मंत्री की नियुक्ति करता है। अब देखो दोस्तों, जो 163(1) है, इसमें कुछ अनुच्छेद हैं, जैसे 163(1) का 163(1) का पहले तो इसे कब जोड़ा गया ये देखते हैं। जोड़ा कब गया? तो इसे जोड़ा गया था 91वां संविधान संशोधन 2003। इसे कब जोड़ा गया? तो जो 163(1) का अनुच्छेद है, इसे जोड़ा कब गया? 91वां संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया। इसमें क्या प्रावधान किया गया है? तो इसमें जो मंत्री परिषद का आकार है, मंत्री परिषद इसमें क्या है? मंत्री परिषद के आकार को निश्चित किया गया है। किसको किया गया है? मंत्री परिषद के आकार को निश्चित किया गया है। देखो, जब से 1967 के बाद से जब से गठबंधन की सरकार बनने लगी, तो गठबंधन की सरकार जब बनाते थे तो उनसे वादा करते थे, उनको लालच देते थे कि हम आपको मंत्री बनाएंगे। क्या बनाएंगे? मंत्री। तो देखो, मंत्रियों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती थी, बहुत सारे मंत्री, फलाना मंत्री, ये मंत्री, ढकाना मंत्री, तो बहुत सारे मंत्री बनते थे। अब देखो, मंत्री ज्यादा बनेंगे तो भैया उनके लिए गाड़ी देनी पड़ेगी, बंगला देना पड़ेगा, वेतन देनी पड़ेगी, पेंशन देनी पड़ेगी, बहुत सारी चीजें देनी पड़ेंगी। जब बहुत सारी चीजें देनी पड़ेंगी तो ये खर्चा किस पे आएगा? राज्य पे आएगा, सरकार पे आएगा, जनता पे आएगा। तो ऐसी स्थिति में इसको रोकने के लिए कि बहुत सारे मंत्री न बने, तो 2003 में 91वां संविधान संशोधन करके मंत्री परिषद का जो आकार है उसे निश्चित कर दिया। और इसमें क्या प्रावधान किया? तो देखो, प्रावधान ये किया कि जो राज्य में अधिकतम मंत्री होंगे वो विधानसभा की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होंगे। यानी इसमें मुख्यमंत्री सहित 15% से अधिक नहीं होंगे। परंतु जैसे मान के चलो कुछ छोटे, अब जैसे राजस्थान है, तो राजस्थान में विधानसभा की संख्या कितनी है? 200, तो 200 का 15% हो गया 30। यानी राजस्थान में अधिकतम मंत्री कितने बन सकते हैं? 30। कम कितने भी बना लो, 31वां मंत्री नहीं हो सकता है, उसमें भी मुख्यमंत्री क्या होगा? शामिल होगा। परंतु कुछ राज्य जैसे सिक्किम है, अब सिक्किम में भैया परसेंट उसकी विधानसभा सीट ही 32 है। अब उसका अगर 15% निकालोगे तो 1, 2 मंत्री, 4 मंत्री आएंगे। अब वो 4 मंत्री वहां पर क्या कार्य करेंगे? इसलिए इसमें न्यूनतम संख्या का भी प्रावधान कर दिया है कि न्यूनतम कितने सदस्य होंगे? न्यूनतम इसमें 12 मंत्री तो होने चाहिए। और दिल्ली के लिए विशेष प्रावधान ये है कि दिल्ली है उसमें 10% मंत्री होंगे, यानी 7 मंत्री होंगे। तो दिल्ली में कितना है विशेष प्रावधान? 10%, यानी 7। दिल्ली में सीट 70 है। और सामान्य राज्य के लिए न्यूनतम 12, अधिकतम 15%। न्यूनतम 12% नहीं है, 12 होने चाहिए, 12 मंत्री। तो देखो, प्रावधान है विधानसभा की अधिकतम मंत्री
अधिकतम मंत्री विधानसभा की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए, अधिक नहीं होना चाहिए, जिसमें इस 15% में जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल है, मुख्यमंत्री भी शामिल है, यानी मुख्यमंत्री सहित अधिकतम मंत्री विधानसभा की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होने चाहिए। ये प्रावधान कौन सा करता है? ये 164 है, सॉरी ये 164(1) ये प्रावधान करता है। परंतु न्यूनतम मंत्री 12 से कम नहीं होंगे, कम से कम 12 मंत्री तो होने चाहिए, जिससे कि राज्य को चलाया जा सके। तो अधिकतम कितने? अधिकतम विधानसभा की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकते, और न्यूनतम कितने? 12 मंत्री तो होने चाहिए। जो भी अधिक हो वो होगा। अब बात करें दिल्ली, तो दिल्ली के लिए, दिल्ली में 10% यानी 7 मंत्री, दिल्ली में कितने होंगे? 10% यानी 7 मंत्री। तो देखो, मंत्री परिषद का आकार कौन से अनुच्छेद में? 164(1) कम, ये मूल संविधान में नहीं था, इसे कब जोड़ा गया? 91वां संविधान संशोधन 2003 में छोड़ करके इसमें प्रावधान किया गया कि किसी राज्य में अधिकतम मंत्री जो विधानसभा है उसकी 15% से अधिक नहीं होंगे, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल है, और न्यूनतम मंत्री कितने होंगे? 12 होने चाहिए। और दिल्ली के लिए प्रावधान है कि उसमें 10% यानी 7 मंत्री होने चाहिए। तो ये हुआ 164 का। अब हम बात करें, एक अनुच्छेद और है 164 का, इसको भी देखेंगे। 164 का बोर्ड पे एक साथ नहीं आ रहा है, चार्ट नहीं बन पा रहा है, तो देखो अब बात करते हैं 164(1) का। देखो भाई, हमारे यहाँ दल बदल का प्रावधान किया गया है 10वीं अनुसूची में। यदि किसी सदस्य को दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित किया गया है, अयोग्य घोषित कर दिया, तो वहां पर द्वारा चुनाव होंगे। तो द्वारा चुनाव के बाद यदि मान के चलो वो जीत के आ गया तो फिर वो मंत्री बन सकता है। तो अब वो एक निश्चित समय तक मंत्री नहीं बन सकता। क्योंकि ऐसा क्यों किया गया? तो देखो, कई सरकारें होती हैं जो लालच देकर के हम बाद में ये करेंगे वो करेंगे, आपके लिए सरकार गिराने के लिए वो ये कहती है कि भाई तुम हमारी पार्टी दल में शामिल हो जाओ। वो दल में शामिल हो गया। अब मान के चलो दल बदल के आधार पर, यहाँ इसका उल्लेख नहीं करेंगे दल बदल कैसे होता है, क्या होता है, तो दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित हो गया, विधानसभा अध्यक्ष करता है, अयोग्य घोषित हो गया। अब वो बाद में चुनाव जीत के आता है दूसरी पार्टी से, या उसी से तो क्यों आएगा, क्योंकि अयोग्य घोषित कर दिया है। तो दूसरी से आता है, तो अब भले ही वो सरकार बनाए दूसरी पार्टी, तो उसमें भी एक 5 साल तक, जब तक विधानसभा रहेगी, उस विधानसभा के कार्यकाल तक वो उसे मंत्री नहीं बनाया जा सकता। तो क्या कहेंगे हम कि दल बदल के आधार पर, दल बदल
कौन सी अनुसूची? 10वीं अनुसूची। दल बदल का उल्लेख कौन सी अनुसूची में? 10वीं में। दल बदल के आधार पर, दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित किए गए सदस्य को एक निश्चित समय तक, जब तक विधानसभा का कार्यकाल रहेगा, एक निश्चित समय तक मंत्री नहीं बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता, मंत्री नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तो एक निश्चित अगर कोई सदस्य है जिसको दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित किया गया है, ऐसा प्रावधान इसलिए किया गया है दल बदल को रोकने के लिए, दल बदल को रोकने के लिए ये प्रावधान किया गया है। तो इसमें प्रावधान क्या है कि दल बदल के आधार पर घोषित व्यक्ति को, सदस्य को, यदि वो पुनः चुनाव लड़के अयोग्य हो गया तो पुनः चुनाव लड़ेगा, सीट खाली हो गई, तो वो अगर पुनः चुनाव लड़के जीत के भी आता है या नहीं आता, फिर भी 6 माह तक तो मंत्री बना सकते हैं ना, तो उसे मंत्री नहीं बनाया जाएगा। ये प्रावधान है 164 1 ख, मंत्री नहीं बनाया जाएगा। क्लियर? तो ये प्रावधान कौन से अनुच्छेद में? 164 1 ख। अब हम बात करते हैं दोस्तों 164 2। ये कहता है कि जो राज्य की मंत्री परिषद होगी, वो राज्य की मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगी? विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। तो देखते हैं ये क्या कहता है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो जो राज्य मंत्री परिषद है, राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसका मतलब है कि यदि किसी एक मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सारी की मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा, यानी पूरी मंत्री परिषद भंग हो जाएगी। इसका अर्थ है कि यदि एक मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो संपूर्ण मंत्री परिषद
भंग हो जाती है, भंग हो जाती है, हो जाती है। यानी सामूहिक रूप से जो राज्य की मंत्री परिषद है वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? विधानसभा। किसके प्रति? विधानसभा के। इसका जो अर्थ है वो है कि यदि अविश्वास प्रस्ताव कहाँ लाया जाएगा? तो अविश्वास प्रस्ताव है वो साफ विधानसभा में लाया जाएगा, विधान परिषद में नहीं लाया जाएगा, विधानसभा में। क्यों? क्योंकि विधानसभा में इसलिए लाया जाएगा क्योंकि मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। तो पहली बात तो अविश्वास प्रस्ताव कहाँ लाया जाएगा? विधानसभा में। यदि एक मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सारी की सारी मंत्री परिषद को क्या देना पड़ेगा? त्याग पत्र देना पड़ेगा। मंत्री पर त्याग पत्र की देने की जरूरत नहीं, भंग हो जाएगी और पुनः मंत्री परिषद का गठन करना पड़ेगा। इसलिए जो मंत्री परिषद होती है वो सामूहिक उत्तरदायित्व पर कार्य करती है। इसलिए एक कहावत है कि मंत्री परिषद या मंत्री एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं। यदि वो कार्य करेंगे तो एक साथ करेंगे, तो डूबेंगे यानी भंग होगी तो एक साथ होगी, भंग होगी तो एक साथ। यानी यदि किसी एक मंत्री ने कोई कार्य किया है या निर्णय लिया है तो वो सभी मंत्रियों का निर्णय माना जाएगा, किसी एक मंत्री का निर्णय नहीं माना जाएगा। तो जो भी मंत्री कोई निर्णय लेता है तो वो सारे के सारे मंत्री का, सभी मंत्रियों का, पूरी मंत्री परिषद का निर्णय माना जाता है। ऐसा नहीं है कि वो अकेले मंत्री का निर्णय है। तो मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। किसके प्रति? लोकसभा के। और देखें व्यक्तिगत रूप से मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो व्यक्तिगत रूप से मंत्री राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं और वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। किसके प्रति? राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। इसका मतलब ये है कि मंत्री राज्यपाल नहीं हटा सकता, मुख्यमंत्री के कहने पर ही राज्यपाल हटाएगा। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत का मतलब है मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत, क्योंकि मुख्यमंत्री कभी भी किसी से त्याग पत्र मांग सकता है मंत्री से। अगर उसका मतभेद हो रहा है मुख्यमंत्री और मंत्री का और मंत्री त्याग पत्र नहीं दे रहा तो राज्यपाल से उसे बर्खास्त करने का कह सकता है। क्लियर? तो व्यक्तिगत रूप से मंत्री या मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्यपाल के। और राज्यपाल के वो प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है और इसका मतलब हुआ कि वो मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है मंत्री। क्योंकि मुख्यमंत्री अगर राज्यपाल से कहेगा तो राज्यपाल किसी भी समय उसे हटा सकता है। तो सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब है कि मंत्री परिषद एक साथ तैरती है और एक साथ डूबती है। ये हुआ साहब 163(2), 164(2). अब देखेंगे 164(3). 164(3) में जो मुख्यमंत्री और मंत्रियों की शपथ का उल्लेख है, मुख्यमंत्री और मंत्रियों की शपथ का उल्लेख है। देखो 164(3) इसमें क्या है? शपथ, शपथ का उल्लेख है। तो मुख्यमंत्री और मंत्रियों को शपथ राज्यपाल दिलाता है अनुसूची 3 के प्रावधानों के तहत। तो देखो राज्यपाल मुख्यमंत्री व मंत्रियों को तीसरी अनुसूची, इनका प्रावधान कहां पर है? तीसरी अनुसूची में। तीसरी अनुसूची के प्रावधानों के तहत शपथ दिलाते हैं। तो मुख्यमंत्री और मंत्रियों को तीसरी अनुसूची, जो इनकी शपथ का उल्लेख कौन सी अनुसूची में? तीसरी में। ये पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं कि मेरे पास जो भी कार्य आएगा जब तक उसे सभी के सामने नहीं रखा जाना चाहिए तब तक मैं उसे गोपनीय रखूंगा,
पद के कर्तव्यों की शपथ लेते हैं, राज्य को एकता अखंडता की शपथ लेते हैं। इस तरह से ये शपथ का प्रावधान कौन सी अनुसूची में? तीसरी अनुसूची। तो इनको शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। किस अनुसूची के प्रावधानों के तहत दिलाता है? तो तीसरी अनुसूची के प्रावधानों के तहत इन्हें शपथ दिलाता है। और ध्यान रखने योग्य बात यह है कि ऐसा नहीं है कि फलाना मंत्री फलाना, अलग अलग शपथ होती हो। इनकी शपथ सभी मंत्रियों की एक जैसी होती है। क्लियर? तो विवाह ऐसे नहीं कि उसकी जैसे कोई मान के चलो रक्षा मंत्री, जैसे राज्य में कोई गृह मंत्री है, कोई शिक्षा मंत्री है, तो उसकी शपथ अलग अलग नहीं होती। वो केवल मंत्रियों की शपथ लेता है और उसे सरकार विभागों का बंटवारा चेंज करती रहती है। तो मंत्री उस विभाग की शपथ नहीं लेता, वो एक मंत्री की शपथ लेता है। अब कौन सा विभाग देना है कौन सा नहीं देना, ये मुख्यमंत्री तय करेगा। क्लियर? तो शपथ का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में? 164(3) में। अब देखते हैं 164(4). देखो 164(4) ये क्या कहता है? देखो पहले कहानी समझो कि मुख्यमंत्री और जो मंत्री होते हैं वो सामान्यतः विधानसभा से होते हैं। सामान्यतः बता रहा हूं, और विधानसभा से भी सामान्यतः होते हैं, ये विधान परिषद से भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि अगर किसी राज्य में दूसरा सदन है तो वो दूसरे सदन से भी मुख्यमंत्री बना सकते हैं और मुख्यमंत्री भी हो सकता है। परंतु भले ही वो दूसरे सदन का है, उसे विश्वास कहां प्राप्त होना चाहिए? विधानसभा में। हो सकता है कि वो मुख्यमंत्री कहां से हो? विधान परिषद से हो, वो सदस्य किसका हो? विधान परिषद का। परंतु उसे विश्वास विधानसभा का प्राप्त होना चाहिए। विश्वास का मतलब है आधे से अधिक सदस्य उसका समर्थन करते हो कि ये हमारा मुख्यमंत्री है। जैसे हमारे राज्य में तो विधान परिषद है नहीं, परंतु केंद्र में देखें तो केंद्र में अगर प्रधानमंत्री की सेम मुख्यमंत्री होता है, तो केंद्र में कि जो ऐसे बहुत सारे जो प्रधानमंत्री रहे जो राज्यसभा के सदस्य रहे, जैसे इंदिरा गांधी ले लो, मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक राज्यसभा से प्रधानमंत्री रहे। तो हमारे यहाँ विधान परिषद तो है नहीं, तो केवल कहां से होंगे? विधानसभा से ही होंगे। परंतु वो विधानसभा से भी हो सकता है और विधान परिषद से भी होता है। दूसरी बात ये है इसमें कि ना तो वो विधानसभा का सदस्य है और ना ही विधान परिषद का सदस्य है, तो वो 6 माह तक मुख्यमंत्री और मंत्री रह सकता है। 6 माह के भीतर यदि वो विधानमंडल की यानी विधानसभा और विधान परिषद में से किसी की एक भी सदन की सदस्यता नहीं लेता है, तो ना तो फिर मुख्यमंत्री रहेगा ना मंत्री रहेगा। तो 6 माह तक, कितने माह तक? 6 माह तक वो मंत्री और मुख्यमंत्री रह सकता है। तो हम बात करते हैं कि सामान्यतः मुख्यमंत्री, ये इसी अनुच्छेद में उल्लेख है, सामान्यतः मुख्यमंत्री व मंत्री विधानसभा के सदस्य होते हैं। विधानसभा के सदस्य होते हैं, परंतु मुख्यमंत्री व मंत्री विधान परिषद के सदस्यों को भी बनाया जा सकता है। यदि इसमें जो बात ये है, यदि वह दोनों सदनों का सदस्य नहीं है तो भी 6 माह तक मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री और मंत्री बन सकता है, परंतु 6 माह के भीतर 6 माह के अंतर्गत उसे विधानमंडल की सदस्यता प्राप्त करनी होगी। यदि वो 6 माह में सदस्यता प्राप्त नहीं कर सकता है, 6 माह में सदस्यता प्राप्त नहीं कर पाता है, तो उसकी सदस्यता हो जाएगी, वो मुख्यमंत्री भी नहीं रहेगा और मंत्री भी नहीं रहेगा। 6 माह तक बन सकता है, ये छूट है, इसमें क्या है, छूट है। क्लियर? तो क्या बिना विधानसभा का भी सदस्य नहीं है, विधान परिषद का भी सदस्य नहीं है, तो मंत्री बन सकता है क्या? बन सकता है। मुख्यमंत्री बन सकता है? बन सकता है। कितने माह तक? 6 माह तक। 6 माह में यदि वो सदस्यता प्राप्त कर लेता है तो वो कंटिन्यू रहता है। यदि नहीं प्राप्त करता है तो वो फिर ना तो मंत्री रहता, ना सदस्य रहता, ना मंत्री रहता, ना मुख्यमंत्री रहता। 6 माह तक की छूट है, 6 माह में उसे प्राप्त करनी चाहिए। अब अगला जो अनुच्छेद है इसमें लास्ट, वो ये है मेरे दोस्तों, लास्ट अनुच्छेद है 164(5) 164(5) ये क्या कहता है कि मुख्यमंत्री और मंत्रियों के वेतन भत्ते, इसमें किसका उल्लेख है? वेतन भत्तों का, कि उसको क्या वेतन वगैरह मिलेंगे। तो देखो इसमें जो उल्लेख है वो ये है कि मुख्यमंत्री व मंत्रियों को राज्य विधानमंडल द्वारा इनके जो वेतन है वो राज्य सरकार निर्धारित करेगी, केंद्र सरकार निर्धारित नहीं करेगी। राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित दूसरी अनुसूची, सेकंड अनुसूची के अनुसार दिए जाएंगे। तो इनके वेतन भत्तों का उल्लेख कहां पर है? पहली बात तो सेकंड अनुसूची में इनके वेतन भत्तों का उल्लेख, कौन सी अनुसूची? सेकंड। इनके वेतन भत्तों को निर्धारण कौन करेगा? राज्य का जो विधानमंडल है। तो देखो अलग अलग राज्यों में अलग अलग वेतन भत्ते हैं इनके, तो इनका जो वेतन भत्ते हैं इनका जो निर्धारण करने का अधिकार है, वो शक्ति है उसी राज्य विधानमंडल को दी गई है। तो दूसरी अनुसूची के अनुसार अगर देखें, लगभग मुख्यमंत्री का वेतन है वो लगभग वर्तमान में 2018 के बाद 75,000 है। कितना है? 75,000। और मंत्रियों के अलग अलग है, किसी का 7200, उप मंत्री अगर ऐसे है 72,000, तो अन्य मंत्रियों का ऐसा है। तो इसमें जो वर्तमान में अगर बात करें मुख्यमंत्री का जो पेमेंट है वो 75,000 के आसपास है। और देखो पेमेंट से कुछ नहीं होता, इन्हें पेंशन वगैरह बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं। तो ये हमारी क्या हुआ, संवैधानिक प्रावधान हुए मंत्री परिषद के हमारे क्या हुए, संवैधानिक प्रावधान हुए। अब देखो हमने देखी राज्य मंत्री परिषद, इसी के साथ साथ हमें मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में क्या करना होगा, अंतर करना होगा।
तो हेडिंग है मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में अंतर। मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में अंतर। मंत्री परिषद, मंत्री परिषद, मंत्री परिषद व मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल में अंतर, डिफरेंस, मंत्रिमंडल में अंतर। देखो दोस्तों, तो एक तरफ लेते हैं हम मंत्री परिषद, मंत्री, हम इनका सामान्य अंतर देखेंगे, वैसे बहुत सारे हैं, मंत्री परिषद, और दूसरी तरफ लेंगे मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल। मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल। अब देखो, इसका हम अंतर समझने के लिए थोड़ा हम रीजनिंग का सहारा लेंगे। किसका लेंगे? रीजनिंग का सहारा। तो देखो साहब, ये है मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल, और ये है मंत्री परिषद, मंत्री परिषद। जैसे कहते हैं ना, कुछ चिड़िया हैं, गधे हैं, सभी गधे एक चिड़िया हैं, तो वही वाला है ये। देखो, मंत्रिमंडल है वो छोटा सा है, मंत्री परिषद बहुत बड़ा है। मंत्रिमंडल मंत्री परिषद के अंतर्गत आता है, परंतु मंत्री परिषद मंत्रिमंडल के अंतर्गत नहीं आता। मंत्री परिषद है वो मंत्रिमंडल के अंतर्गत आती है, मंत्री परिषद मंत्रिमंडल के अंतर्गत नहीं आती, और मंत्रिमंडल मंत्री परिषद के अंतर्गत आता है। एक अंतर तो ये हुआ, यानी मंत्रिमंडल एक छोटा सा भाग है, वो मंत्री परिषद का भाग है। मंत्रिमंडल मंत्री परिषद एक बहुत बड़ा भाग है, जिसका एक छोटा सा भाग कौन है? मंत्रिमंडल। दूसरी बात हम बात करें, देखो मूल संविधान में मंत्रिमंडल का उल्लेख नहीं था। मंत्रिमंडल का उल्लेख था ही नहीं, केवल किसका उल्लेख था? मंत्री परिषद का उल्लेख था। अब भी संविधान में केवल एक जगह मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख है, वो भी जो आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद है 352, उसमें 44वें संविधान संशोधन 1978 में प्रावधान किया गया है कि यदि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है तो वो मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श में करेगा। तो केवल एक जगह उल्लेख है, कहां पर? 352 में आपातकाल से संबंधित वहां पर उल्लेख है। बाकी संविधान में ना तो मूल में था, वर्तमान में एक जगह उल्लेख है। तो अंतर देखते हैं हम। मंत्री परिषद, इसमें अंतर नंबर एक, मंत्री परिषद एक बड़ा भाग है। मंत्री परिषद एक बड़ा भाग है, एक बड़ा भाग है। क्लियर? इसमें देखते हैं एक नंबर, मंत्रिमंडल एक छोटा सा भाग है जो मंत्री परिषद में आता है। मंत्रिमंडल छोटा सा भाग है, छोटा सा भाग है। दूसरा, मंत्री परिषद है वो मंत्री परिषद मंत्रिमंडल में नहीं आती, जबकि मंत्रिमंडल मंत्री परिषद के अंतर्गत आता है। तो हम कहेंगे मंत्री परिषद मंत्रिमंडल में, मंत्री परिषद
मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होती है, शामिल नहीं होती है। जबकि इधर देखेंगे, जबकि 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 मंत्रिमंडल जबकि मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद में शामिल होता है, शामिल होता है, शामिल होता है। दूसरा अंतर। तीसरे अंतर की बात करें, इसका उल्लेख संविधान में है, था और है। इसका उल्लेख मूल संविधान में था और वर्तमान में भी है। क्लियर। नंबर 3, मंत्रिमंडल के बारे में। इसका उल्लेख मूल संविधान में नहीं था, इसका उल्लेख मूल संविधान में नहीं था। इसे 44वां संविधान संशोधन 1978 में अनुच्छेद 352 में जोड़ा गया है और वर्तमान में भी एक ही जगह है। वर्तमान में केवल एक बार अनुच्छेद 352 में है। कहाँ पर है? 352 में। तो देखो, मंत्रिपरिषद एक बहुत बड़ा भाग है, क्योंकि देखो मंत्री 3 प्रकार के होते हैं। मंत्री कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कैबिनेट मंत्री, दूसरे होते हैं राज्य मंत्री और तीसरे होते हैं उप मंत्री। इन तीनों मंत्रियों को कहते हैं मंत्रिपरिषद। इन तीनों को क्या कहते हैं? मंत्रिपरिषद कहते हैं। इन तीनों को क्या कहते हैं साथियों? मंत्रिपरिषद कहते हैं। अब जो कैबिनेट मंत्री होते हैं उन्हें केवल क्या कहते हैं? उन्हें केवल मंत्रिमंडल कहते हैं। मंत्रिमंडल कहते हैं, यानी मंत्रिमंडल किसे कहेंगे? कैबिनेट मंत्रियों को ही क्या कहते हैं? मंत्रिमंडल कहते हैं। इसका मतलब हुआ कि जो मंत्रिमंडल है वो इस मंत्रिपरिषद का हिस्सा है, इसमें शामिल होती है, परंतु मंत्रिपरिषद इसमें पूरी तरह शामिल नहीं होती। मंत्रिपरिषद का एक छोटा सा हिस्सा है। कौन? मंत्रिपरिषद का एक छोटा सा हिस्सा है। कौन सा? कैबिनेट मंत्री। एक छोटा सा हिस्सा है मंत्री। तो अब इसके और भी देखें तो देखो मेरे दोस्तों कि जो मंत्रिपरिषद एक बड़ा भाग है, जबकि मंत्रिमंडल एक छोटा सा भाग है, सीमित है, और मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होती, जबकि आपने देखा मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद में शामिल होती है। और इसका उल्लेख मूल संविधान में था, कई जगह है इसका उल्लेख, और इसका उल्लेख मूल संविधान में नहीं था। इसका उल्लेख मूल संविधान में नहीं था। इसका उल्लेख मूल संविधान में नहीं था, केवल इसे 44वां संविधान संशोधन करके। एक्चुअली क्या हुआ था कि
कि जब इंदिरा गांधी ने 1975 में आंतरिक अशांति के नाम पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी, तो केवल इंदिरा गांधी ने कहा और बीबी गिरी राष्ट्रपति थे उस समय, उन्होंने घोषणा कर दी। तो ऐसे तो प्रधानमंत्री के कभी भी मूड में आएगी तो वो कभी भी किसकी घोषणा कर देगा, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है, करवा सकता है। तो इसमें प्रावधान कर दिया कि अब राष्ट्रपति यदि घोषणा करेगा तो वो मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श में करेगा। तो एक शब्द नया आया, कौन सा, मंत्रिमंडल। तो इसका प्रावधान कब किया गया, 44वें संविधान संशोधन 1978, कौन से अनुच्छेद में, 352 में, कौन से में किया गया। और वर्तमान में भी केवल एक ही जगह उल्लेख है 352 में, जो राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। किससे संबंधित है साथियों, राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। तो देखो मंत्रिपरिषद में देखें, मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री आते हैं। मंत्रिपरिषद में अभी मैंने बताया था, तो मंत्रिपरिषद में कितने प्रकार के मंत्रिपरिषद। तो देखो दोस्तों, जो मंत्रिपरिषद होती है, देखो एक मंत्री होते हैं कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री, दूसरे होते हैं राज्य मंत्री, राज्य मंत्री, और तीसरे होते हैं उप मंत्री, उप मंत्री। अब ये तीनों ही मंत्री तो जो कहलाते हैं वो कहलाते हैं मंत्रिपरिषद। जब ये तीनों प्रकार के मंत्री मिल जाएंगे वो क्या कहलाएगी, मंत्रिपरिषद कहलाएगी। परंतु यदि कैबिनेट मंत्रियों की बात करें केवल, तो ये कहलाता है मंत्रिमंडल। तो मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री आते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, जबकि मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री आते हैं। तो अगला अंतर क्या हुआ कि मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री आते हैं। अगला अंतर हुआ, बहुत सारे अंतर हैं, हम 2-4 की बात कर रहे हैं केवल। मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री शामिल होते हैं, जबकि मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं, देखो दोस्तों, भले ही एक अंतर इंपोर्टेंट ये है कि भले ही मंत्रिमंडल का आकार छोटा होता है, मंत्रिपरिषद का आकार बहुत बड़ा होता है, परंतु देखा जाए तो शक्तिशाली कौन है, मंत्रिमंडल है। क्योंकि कैबिनेट मंत्री या मंत्रिमंडल यही सारे निर्णय लेते हैं, यही क्या लेते हैं, सारे निर्णय लेते हैं। इन्हीं को जो प्रमुख विभाग होते हैं, जो बड़े बड़े विभाग होते हैं, वो किसको दिए जाते हैं, कैबिनेट मंत्री। यानी सर्वोच्च स्तर के मंत्री कौन से हुए, अधिक शक्तिशाली कौन से हुए, कैबिनेट मंत्री। कौन से हुए, कैबिनेट मंत्री। तो इसका आकार भले ही छोटा है परंतु शक्तिशाली, ये अंतर लिखेंगे, ये बहुत सर्वाधिक शक्तिशाली होते हैं, यह सर्वाधिक शक्तिशाली होते हैं, शक्तिशाली होते हैं। तो सर्वाधिक शक्तिशाली कौन हुए, ये। इनकी तुलना में ये क्या होते हैं, कमजोर होते हैं। यह मंत्रिमंडल की तुलना में कम शक्तिशाली होते हैं। कम होते तो ये भी मंत्री हैं, कम शक्तिशाली होते हैं,
होते हैं। दोस्तों बहुत सारे अंतर हैं, परंतु आपके एग्जाम की दृष्टि से जो मैंने मुख्य अंतर हैं 4-5 वो बता दिए, और ये आपके लिए काफ़ी है। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। सभी को थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।